Hi everyone, good evening and welcome to Literature Lovers with AKS राजवीर। आई होप सो आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है और अब चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए आज के सेशन में मैंने देखिए आपके लिए एक टॉपिक चूज किया है ड्रामा से। तो अब आप सोच रहे होंगे मे बी कि सर अभी 2 नॉवेल बचे हैं, तो वो नॉवेल मैं आपके भी बैक करके रिवर्स करके कंप्लीट कर दूंगा। मेरे माइंड में आज थॉट आया कि ये वाला पढ़ा दें, और जो आपके वो नॉवेल वाला जो पोर्शन है, यानी जो 2 नॉवेल आपके रिमेनिंग है, तो उसके थोड़ा सा जो पावर पॉइंट होते हैं, ये पढ़ाने वाला पावर पॉइंट ये पूरा कंप्लीट नहीं था, थोड़ा सा कुछ पार्ट था जिस पर वर्क करना बाकी है। इसीलिए मैं आज आपको ये ड्रामा पढ़ाने वाला हूं। ड्रामा का नाम है आर्म्स एंड द मैन, और आर्म्स एंड द मैन ये वर्क है जीबी शॉ का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, तो जिसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल। आई होप सो आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगा। हाँ, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, क्योंकि शुरू करना भी बड़ा जरूरी है। बच्चे बाकी आते रहेंगे धीरे धीरे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फिर शुरू करते हैं, है ना, बातचीत का अपना सिलसिला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्योंकि जीबी शॉ का वर्क कवर करने वाले हैं, आर्म्स एंड द मैन को, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जीबी शॉ के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्की सी बात, थोड़ी सी बातचीत जरूर होनी चाहिए जीबी शॉ के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा जीबी शॉ की लाइफ के बारे में समझते हैं, क्या क्या चीजें थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साथ। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये समझिए कि ये एक आयरिश थे। आयरिश मतलब आयरलैंड के साथ एसोसिएटेड, मतलब इनकी जो नेशनलिटी थी वो आयरिश थी, नेशनलिटी आयरिश थी। जीबी शॉ के जो पेरेंट्स थे, जीबी शॉ के, क्योंकि इनका देखिए जो मैंने बताया ना आयरलैंड से थे, तो डबलिन आयरलैंड में इनका बर्थ हुआ था 1856 में, 1856 में। और काफी लंबा जिए हैं, मतलब वेजिटेरियन थे पहले, शुरू में तो वेजिटेरियन नहीं थे, लेकिन बाद में ये प्योर वेजिटेरियन बन गए। तो प्योर वेजिटेरियन बनने के बाद काफी लंबा जिए, मतलब आप देख सकते हैं कि 94 ईयर अप्रॉक्स। तो ये इनकी लाइफ का टाइम था, 1856 से 1950, तो काफी लंबा जिए, है ना। बेसिकली जो इनके पेरेंट्स थे, जिनमें से जॉर्ज कार शॉ इनके फादर का नाम था, और लुसिंडा एलिजाबेथ शॉ ये इनकी मदर थी। मदर और फादर ने, पेरेंट्स ने मतलब एजुकेशन पर काफी अच्छा फोकस किया जीवी शॉ की। नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला लिटरेचर वाला, लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो मिला इन्हें 1925 में। और ये समझिए कि इस समय तो एक और हो गए हैं आपके राइटर, अगर आप नाम जानते होंगे, बॉब डायलन। एक नाम है, थोड़ा नया है, बॉब डायलन, थोड़ा नया नाम है बॉब डायलन का। तो बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो बॉब डायलन है, तो ये एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्हें ऑस्कर भी मिला है और जिन्हें नोबेल भी मिला है। नहीं तो इनसे पहले जीबी शॉ ही थे जिनको ऑस्कर भी मिला था और साथ में नोबेल भी मिला था। ऑस्कर मिला 1938 में, यानी बाद में ऑस्कर मिला था, पहले नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। और ऑस्कर किस लिए मिला था, तो इनका एक वर्क है इनका एक वर्क है पिग्मेलियन। पिग्मेलियन करके एक इनका ड्रामा है, ड्रामास तो बहुत सारे लिखे इन्होंने। जो पिग्मेलियन करके जो ड्रामा है ना, इसी ड्रामा के रिगार्डिंग इन्हें, मतलब इसी ड्रामा पर एक फिल्म बनी थी, फीचर फिल्म, और फीचर फिल्म बनने के बाद फिर इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1938 में। तो मतलब बॉब डायलन से पहले ओनली यही इंसान थे जिनको नोबेल भी मिला था और ऑस्कर भी मिला था। लेकिन बॉब डायलन अब मतलब बॉब डायलन भी हो गए हैं। और रही जहां तक बात, तो इनका एसोसिएशन, अगर आपने कभी फैबियन सोसाइटी का नाम सुना है, फैबियन सोसाइटी, तो फैबियन सोसाइटी, एनी बेसेंट एंड ऑल का नाम सुना होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। तो फैबियन सोसाइटी के साथ बेसिकली ये एसोसिएटेड थे।
शुरू में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक सूडो नेम भी यूज किया था, कोर्नाडो बैसेटो, ये इनका सूडो नेम था। सूडो नेम का मतलब वही होता है फेक नेम, है ना। जैसे हम लोग कई बार अपने फेक नेम अडॉप्ट कर लेते हैं, ज्यादातर ये राइटर के मामले में बहुत होता है, जैसे पोएट वगैरह होते हैं ना, तो पोएट वगैरह कई बार जो है ऐसे टाइप के नाम अडॉप्ट कर लेते हैं, जिन्हें हम लोग सूडो नेम, फेक नेम के नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक सूडो नेम कोर्नाडो बैसेटो करके भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। अब रही बात इनके पेरेंट्स की, तो देखिए जो बेसिकली जो इनकी मदर थी और जो इनके फादर थे, तो काफ़ी अच्छे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन थे। तो फादर के अच्छे रिलेशन का मतलब कुछ म्यूजिशियंस एंड ऑल के साथ भी थे। तो जो म्यूजिशियन वगैरह थे उनका म्यूजिकल इंटरेस्ट जीबी शॉ पर भी धीरे धीरे आ गया था। मदर ने एजुकेशन पर पूरा ख्याल रखा। इन्होंने अपनी शुरुआत जो है जैसे न्यूज़पेपर एंड ऑल से इन्होंने शुरू की थी। पॉल मॉल गैजेट में पहले ये काम करते थे कोर्नाडो बैसेटो नाम से, ये इन्होंने एक सूडो नेम अडॉप्ट किया था। इसके बाद इन्होंने जो है फिर और भी काम करना शुरू किया, और बेसिकली एक इनका वर्क भी आता है डार्क कॉमेडी ऑफ सोनेट। ये थोड़ा इसलिए मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में, डार्क कॉमेडी ऑफ सोनेट, सॉरी डार्क लेडी ऑफ सोनेट, नॉट कॉमेडी, डार्क लेडी ऑफ सोनेट। ये क्यों बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा विलियम शेक्सपियर के साथ एसोसिएटेड है। डार्क लेडी ऑफ सोनेट, यहां पर विलियम शेक्सपियर को भी दिखाया है और इनका लव रिलेशन शेक्सपियर के साथ क्या कैसा था उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो डार्क लेडी ऑफ सोनेट एक इनका वर्क हुआ है ना। बाय द वे ये अपना म्यूजिक का रिव्यू, थिएटर रिव्यू एंड ऑल ये सब करने के बाद फिर इन्होंने अपने ड्रामास लिखना शुरू किया। वैसे अगर जीबी शॉ की बात करूं तो जीबी शॉ किस तरह के ड्रामास लिखते थे ये समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे कि जीबी शॉ किस तरह के वर्क लिखते थे तो फिर आगे की चीजें कम समझ में आएंगी, है ना। देखिए बेसिकली जीबी शॉ जो प्ले लिखते थे वो प्रॉब्लम प्ले कहलाते हैं। अभी प्रॉब्लम प्लेज के बारे में अपनी बातचीत होगी, अपनी चर्चा होगी कि प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं, क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम प्ले में देखने को मिल जाती हैं। इन चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, है ना। अभी मैं फटाफट दूंगा। एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी बच्चों से, मुझे थोड़ा पानी के लिए याद दिला दिया करिए, वरना अगर पानी के लिए सर्दियों में मुझे याद नहीं दिलाएंगे ना तो मेरा गला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही बातचीत कर रहे थे कि बेसिकली जो फैबियन सोसाइटी एंड ऑल की जो मैंने बातचीत की, मैं आपसे बातचीत कर रहा था प्रॉब्लम प्ले को लेकर के, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रॉब्लम प्ले के बारे में बता दूं। एक थोड़ी नई स्लाइड में क्रिएट करूंगा, नई स्लाइड के थ्रू आपको प्रॉब्लम प्ले के बारे में बता पाऊंगा। देखिए प्रॉब्लम प्ले क्या होता है ना। प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, 15-20 मिनट में याद दिला दिया करिएगा कि सर पानी पी लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे याद रहेगा प्रॉब्लम प्ले क्या होता है ना। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम प्ले जैसा कि नाम ही है ना। यस, प्रॉब्लम प्ले जैसा नाम ही है, मतलब प्रॉब्लम का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, प्ले का मतलब तो ड्रामा होता ही है बेसिकली, है ना। अगर देखा जाए कि प्रॉब्लम प्ले को लिखने वाला कौन था शुरू में, तो हेनरिक इब्सन नाम के एक प्लेराइट थे। हेनरिक इब्सन, हेनरिक इब्सन नाम के एक प्लेराइट थे जिन्होंने बेसिकली प्रॉब्लम प्लेज को लिखना शुरू किया था। ठीक है, बेसिकली जिन्होंने प्रॉब्लम प्लेज को लिखना शुरू किया था ये एक नॉर्वे के प्लेराइट थे। नॉर्वेयन लिखा रहता है, नॉर्वे के एक प्लेराइट थे और जिन्होंने बेसिकली प्रॉब्लम प्ले लिखना शुरू किया। क्या होता है ऐसे प्लेज में, ऐसे प्लेज में किसी कंटेम्परेरी प्रॉब्लम को दिखाया जाएगा। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि वर्तमान की कोई तत्कालीन कोई समस्या, है ना।
तत्काल की कोई समस्या, ठीक है। यस, कंटेम्परेरी, ऐसा टाइप है ना, बिल्कुल। कंटेम्परेरी कोई प्रॉब्लम होगी जो उसी समय की रही होंगी, जैसे तमाम सारी प्रॉब्लम, उनको डिपिक्ट किया जाएगा। फिर उसका पॉसिबल सॉल्यूशन, और जीवी सा तो कई बार नहीं देते, लेकिन उसका पॉसिबल सॉल्यूशन है ना। और ये जो प्रॉब्लम्स थी सोशल प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब कोई पर्सनल नहीं, सोशल। जैसे सोशल प्रॉब्लम में लव एंड वॉर हो जाता है ना, लव एंड वॉर हो गया आपका। प्रोस्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, प्रोस्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इस तरह की चीजें, तो इनको एक्सप्लोर किया गया। लव एंड वॉर, लव एंड मैरिज, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको एक्सप्लोर किया आपके जीबी शॉ ने। तो कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स को जीबी शॉ ने ये पैटर्न जो है, जीबी शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने ये पैटर्न हेनरी गिब्सन से अडॉप्ट किया, और हेनरी गिब्सन से अडॉप्ट करके फिर इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे, ठीक है। थोड़े बहुत प्ले नहीं लिखे। अगर मैं प्लेज की बात करूं, जैसे मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, है ना, डॉल्स हाउस, कैंडिडा, ऐसे ही कई सारे वर्क लिखे इन्होंने, बहुत सारे वर्क हैं इनके। इनके प्लेज को जीबी शॉ ने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दो कैटेगरीज हमें नजर आती हैं, 1 एंड 2। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट्स में कहीं नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट्स में कहीं नहीं लिखा होगा, जो मैं बातें बता रहा हूं ये लिखी नहीं होती, ये ओरली बताई जाती है ना, ठीक है। तो एक इनके प्लेज हैं, प्लेज प्लीजेंट, और दूसरे इनके जो प्लेज हैं वो हैं प्लेज अनप्लीजेंट। ऐसे प्लेज जिनमें मतलब समझ लीजिए कि हैप्पी एंडिंग हो तो वो प्लेज प्लीजेंट का पार्ट है, और ऐसे प्लेज जिनमें थोड़ी सी घटनाएं कुछ ऐसी हो जो अनहैप्पी टाइप कर दें आपको, वो अनप्लीजेंट है। ये दो कैटेगरीज बेसिकली इनके प्लेज की है, दो कैटेगरी, ठीक है। यस, इस तरह की चीजें आपको जीबी शॉ में देखने को मिल जाती है, करेक्ट है। प्रॉब्लम प्ले, सो मैंने बताया प्रॉब्लम प्ले कंटेम्परेरी किसी प्रॉब्लम को, है ना। अब क्योंकि आप एक वर्क मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं और इस वर्क का नाम है आर्म्स एंड द मैन, तो ये किस तरह का प्रॉब्लम प्ले है, तो यहां पर आपको लव वॉर, लव वर्सेस वॉर, एक तो ये थीम नजर आने वाली है, और एक और प्रॉब्लम नजर आने वाली है, वॉर वाली प्रॉब्लम, ये है ना। यस, रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ और रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, है ना। रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ, रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, है ना, ठीक। इस बात को समझिए कि रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ और रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ ये चलता है। खैर, अब मैं शुरू करूंगा प्ले में सबसे पहले थोड़े कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे आपके, क्योंकि अब आर्म्स एंड द मैन के बारे में बातचीत करनी है ना। चलिए शुरू करें। ये जो है स्क्रीनशॉट कर दीजिए चाहे, और या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, एक बात याद रखिए, सफल होना है जीवन में, पेन चलना चाहिए। सफल होना है, पेन चलना चाहिए। सफल होना है, पेन चलना चाहिए। सफल होना है, पेन चलना चाहिए, ठीक। सफल होना है, पेन चलना चाहिए, ठीक, बिल्कुल चलना चाहिए। अगर पेन नहीं चलेगा तो मामला गड़बड़ है, पेन नहीं चलेगा तो मामला गड़बड़, ठीक है। आइए, सो हम लोग बातचीत करेंगे इस प्ले के बारे में जिसका नाम है आर्म्स एंड दी मैन, है ना, आर्म्स एंड दी मैन। बेसिकली ये जो प्ले है जीबी शॉ का,
1894 के टाइम पीरियड में हमें नजर आता है। 1894 के टाइम पीरियड में, करेक्ट है। जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, ये 1894 के टाइम पीरियड में नजर आता है। एवेन्यू नाम का एक थिएटर था जहां पर इसे बेसिकली परफॉर्म किया गया था, एवेन्यू थिएटर में, ठीक, बिल्कुल। इसके बाद देखिए, प्लेज में जो भी ड्रामाज होते हैं, ड्रामाज में हमेशा आपको 2 डेट में देखने को मिल सकती है, मतलब ये कोई नेसेसिटी नहीं है, हो सकता है कि एक ही हो लेकिन 2 मिल जाती है। 2 डेट कौन कौन सी ऐसी हो सकती हैं? एक वो डेट होती है जिसमें परफॉर्मेंस लिखा रहता है, कि जैसे इसमें लिखा है कि पहली बार प्रोड्यूस्ड हुआ 1894 में, मतलब इस प्ले को परफॉर्म किया गया। दूसरी डेट मिलती है 98, मतलब इसे प्रिंट करके पब्लिश कर दिया गया, पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया गया, ठीक है। जैसे विलियम शेक्सपियर के मामले में बच्चों को बड़े कंफ्यूजन होते हैं। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो 1623 1623 में पब्लिश हुए थे, लेकिन बाकी कलेक्टिवली पब्लिश हुए थे। 36 प्लेज यहां पर पब्लिश हुए थे, है ना। और बाकी जो डेट्स हैं वो परफॉर्मिंग डेट है, परफॉर्मिंग डेट है। खैर, विलियम शेक्सपियर बड़े कंफ्यूजिंग हैं, उनको पढ़ना मतलब उनसे पंगा लेना बड़े दिक्कत की बात हो जाती है। एवेन्यू थिएटर में इस प्ले को परफॉर्म किया गया 1894 के टाइम पीरियड में। बाद में 98 में पब्लिश हो गया आपका वर्क आर्म्स एंड द मैन। ये जो वर्क है इसके टाइटल की बात कर लेते हैं। इस वर्क का जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, जो टाइटल है, तो ये टाइटल आता कहां से है? तो ये वर्जिल के एनीड से आता है। वर्जिल एनीड क्या है? ये वर्जिल का एनीड, वर्जिल नाम के एक रोमन राइटर थे, पोएट थे, रोम के एक रोमन पोएट थे वर्जिल नाम के। उन्होंने एक एपिक लिखा था। ये एनीड जो है ये एपिक है, एनीड नाम का एक एपिक लिखा था उन्होंने। और ये जो एनीड नाम का एपिक है, यहीं से इस वर्क का टाइटल आता है आर्म्स एंड द मैन। उस वर्क में, उस एपिक में ये लाइंस मिलती हैं, अर्मा विरिंक्यू कैनो, अर्मा विरिंक्यू कैनो। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, तो ये बेसिकली लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और उस समय की जो कंटेम्परेरीज लैंग्वेज थी उन लैंग्वेजेस का पार्ट है। तो इसका मतलब होता है आर्म्स एंड मेन आई सिंग, ठीक। और यहीं से जीबी शॉ ने इस टाइटल को लिया है अपने ड्रामा के। यानी अगर प्रश्न बने कि ड्रामा का टाइटल कहां से आया, तो वर्जिल के एनीड से। एनीड क्या है? एक एपिक है, लैटिन एपिक है, तो लैटिन लैंग्वेज से बेसिकली एसोसिएशन है इसका। ये जो वर्क है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में कुछ चीजें लिखते हुए मैंने बताई थी, और लिखते हुए मैंने ये कहा था कि जीबी शॉ के जो वर्क थे वो प्लेज प्लीजेंट और प्लेज अनप्लीजेंट कहा था ना मैंने। तो ये देखिए प्लेज प्लीजेंट का पार्ट है, प्लेज प्लीजेंट का पार्ट है, ठीक। प्लेज प्लीजेंट, प्लेज प्लीजेंट से क्या मतलब है? मतलब एंडिंग अच्छी होगी, हैप्पी एंडिंग, बढ़िया, है ना, समझ लीजिए। तो ये प्लेज प्लीजेंट का पार्ट है। अब आप कहेंगे सर ये प्लेज प्लीजेंट और प्लेज अनप्लीजेंट क्या है? ये कलेक्शन है ड्रामाज के, कि जैसे जीबी शॉ के ड्रामा जब कलेक्टिवली पब्लिश्ड हुए तो उनको टाइटल दिया गया। जो टाइटल दिया गया तो प्लेज प्लीजेंट और प्लेज अनप्लीजेंट दिया गया, समझ गए बात? प्लेज प्लीजेंट और प्लेज अनप्लीजेंट टाइटल दिया गया, है ना। यस। आर्म्स एंड द मैन की अगर मैं बात करूं तो ये प्ले लगता तो ऐसा है
प्लेज प्लीजेंट, लगता तो ऐसा है, सॉरी, आर्म्स एंड द मैन ऐसा लगता है कि आर्म है और मैन है, मतलब आदमी भी है और हथियार भी है, मतलब मार धाड़ होगी। लेकिन बताना चाहूंगा मैं आपको कि इस प्ले में मार धाड़ वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है। इस प्ले में यह दिखाया गया है कि वॉर जो है क्या होता है। देखिए, हमें वैसे लड़ाई की बात आती है तो हमें लगता है कि हो जाने दो लड़ाई, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब लड़ाई झेलनी पड़ती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। इस प्ले में बेसिकली फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर को दिखाया गया है कि वॉर सिर्फ अपने पावर, जो वॉर होते हैं बेसिकली क्यों लड़ लिए जाते हैं, सिर्फ अपने पावर को दिखाने के लिए, है ना। देखिए, वो लोग तो लड़ते नहीं, बस आदेश दे दिया वॉर हो जाएगा, तो फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। और वॉर की इस फ्यूटिलिटी को बहुत कॉमेडिकली इन्होंने, मतलब ह्यूमन नेचर, लोग कैसे सेकी बघार बघार के बताते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो वॉर में मैंने तो ये कर दिया, है ना, ऐसा टाइप कैसे लोग बताते हैं, ये उस चीज पर फोकस करता है आपका प्ले। ठीक, इस चीज पर ये फोकस करता है। देखिए, प्लेज तो बहुत लिखे जीबी शॉ ने, लेकिन इस प्ले की बात ही अलग थी। आर्म्स एंड द मैन जब जीबी शॉ का आया तो मतलब समझिए कि जीबी शॉ एकदम हीरो बन गए थे, हीरो, है ना, यस, हीरो बन गए थे। आप में से बहुत सारे बच्चों को जैसे एक अच्छी बात बता दूं कि आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे क्लासेस ढूंढने में प्रॉब्लम होती, टेलीग्राम है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती होगी। इसीलिए आपको एक खुशखबरी दे दूं कि जल्दी ही ये आपकी जो क्लासेस हैं, जो अभी यूट्यूब प्राइवेटली चल रही हैं, ये क्लासेस ऐप पर चली जाएंगी। और ऐप पर मैं आपको ऐड कर दूंगा, आपका नंबर जो आईडी वगैरह है वो आपको मैं बना करके भेज दूंगा, उस नंबर और आईडी से आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल। तो जल्दी ही ये सारी आपकी क्लासेस लिटरेचर लवर्स ऐप पर आ जाएंगी। अच्छी खबर है आपके लिए। उससे क्या होगा कि आपको एक प्लेस पर आपको पूरा का पूरा मिलता रहेगा, सारी चीजें आपको नजर आती रहेंगी, है ना। आइए अब बात करते हैं इधर की। देखिए, यहां पर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो ये प्ले फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर और हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना, हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन नेचर, इन दो चीजों पर बातचीत करता है। और प्ले की जो सेटिंग है वो दो जगह है, एक तो सर्बिया और एक है बल्गेरिया। मतलब शुरू में ही आपको सर्बो बल्गेरियन वॉर नजर आएगा, है ना, बिल्कुल, ठीक है, यस, हाँ बिल्कुल, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। और इसमें आपको जो है सर्बिया और बल्गेरिया, ये दो प्लेसेस नजर आने वाले। खैर, इस पर तो हम लोग अभी डिटेल में बातचीत करेंगे। थोड़ा कैरेक्टर से मिला दूं मैं आपको, कौन कौन से कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर वर्क में और कौन कौन से वो आपको नजर आने वाले हैं इस प्ले में। देखिए, बड़े लिमिट के कैरेक्टर है ना। एक तो आपके मेजर पेटकॉफ हैं, एक मेजर आपके पेटकॉफ हैं, तो ये तो हेड हुई है फैमिली के, है ना, ये फैमिली के हेड हैं। इनकी जो वाइफ है उसका नाम है कैथरीन पेटकॉफ, मतलब इनकी वाइफ हुई पत्नी श्री धर्म पत्नी जी, है ना। इनकी जो वाइफ है वो कौन है, कैथरीन पेटकॉफ। थैंक यू पानी पीने के लिए याद दिलाने वालों के लिए। तो लगता है कभी कभार मैं आपसे बड़ा खुश हो जाऊं, है ना। असल पर मुझे गले की बहुत बड़ी समस्या है, तो मुझे धीमे बोलना और ये सब करना तो मेजर पेटकॉफ फैमिली के हेड हो गए। एक परिवार है और उस परिवार में दोनों हेड हैं, परिवार के मुखिया हैं, कैथरीन पेटकॉफ और मेजर पेटकॉफ। तो ये मेजर जो पेटकॉफ है, तो ये मेजर ही है भाई, जब मेजर नाम है तो मेजर पेटकॉफ होंगे ही, ठीक, मेजर ही होंगे। और
रायना नाम की इनकी एक बेटी है, यंग है, मतलब यंग एक गर्ल है जिसका नाम है रायना, और रायना कैथरीन और मेजर दोनों की बेटी है। एक्चुअली में रायना जो है इंगेज्ड है एक लड़के के साथ जो सर्जियस नाम का है, और ये जो सर्जियस नाम का लड़का है तो एक्चुअली में ये भी आर्मी में ही वर्क करता है, मतलब आर्मी मैन है ये भी, सर्जियस। ठीक, इसके साथ इंगेज्ड है, ये बात फिक्स है कि मतलब शादी, ठीक है, शादी होगी, ये बात फिक्स्ड है। इधर देखिएगा, एक सोल्जर है जिसका नाम है ब्लंशली या ब्लाउंशली बोल सकते हैं आप, ये एक सोल्जर है। ये सोल्जर इनसे अलग है, ये इनकी पार्टी से नहीं है, है ना, ये अलग पार्टी से है, लेकिन ये आपको ब्लंशली बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, मतलब लीड कैरेक्टर बोलिएगा इसे, है ना, इसे लीड कैरेक्टर बोल देंगे। इधर निकोला है, निकोला कौन है? ये एक सर्वेंट है मेजर के घर पर। और लूका कौन है? ये सो लूका गाइस, ये लाउका या लूका बोल दीजिए इसे, ये मेड है, एक मेड सर्वेंट है। यानी एक फैमिली है, उनकी बेटी है और बेटी का एक फियांसे भी है, साथ में निकोला और लूका भी है। ये बड़े लिमिट के कैरेक्टर हैं, 3, 3, 6 एंड 7 कैरेक्टर्स हैं, और इन्हीं के बीच में पूरी कहानी होने वाली है। मतलब इससे कोई बाहर नहीं जाने वाली आपकी कहानी, बस इन्हीं के बीच की पूरी कहानी है गाइस, है ना, बिल्कुल। अब हम लोग शुरू करें इस पर्टिकुलर वर्क को गाइस, है ना, हाँ बिल्कुल, अब शुरू कर देना चाहिए, और शुरू करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज 1 मिनट के लिए। ठीक है, चले। हाँ, सो देखिए, ये जो एक्चुअली में वर्क है सिर्फ और सिर्फ 3 एक्ट्स का है, 3 एक्ट्स हैं बस, 3 एक्ट इसमें, इस पूरे के पूरे प्ले में। आइए अब हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं इस कहानी को, कहानी समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। यस, देखिए कहानी क्या शुरू होती है, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। इसकी जो कहानी है थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा जरूरी पार्ट है जो डील किया गया है इस पर्टिकुलर वर्क में, है ना। तो इसीलिए थोड़ी कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो और भी मजा आएगा। बेसिकली आर्म्स एंड द मैन को लेकर के लव एंड वॉर, मैं ये देख रहा था कि कोई ऐसी चीज तो छूटी नहीं है ना। बल्गेरिया मैंने सेटिंग बता दी थी ना आपको, बिल्कुल, मैं बस यही चेक कर रहा हूं कि कुछ ऐसी चीज छूटी तो नहीं है ना। यस, तो फिर आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल बढ़िया से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि शुरू क्या होता है। एक्ट 1 की बात है, और एक्ट 1 में जो रायना है, सबसे पहले आपको रायना नजर आएगी। एक्चुअली में गाइज ये जो है सर्बो बल्गेरियन वॉर चल रहा था, सर्बो बल्गेरियन वॉर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बल्गेरियन सर्बियन वॉर चल रहा था, है ना। तो रायना के जो फादर हैं जिनका नाम है मेजर, तो वो भी चले गए हैं लड़ने के लिए, सर्जियस भी लड़ने के लिए गया है। घर में रायना है, कैथरीन है, लूका है, ये सब लोग हैं। तो एक्चुअली में रात का समय है, और रात के समय में होता क्या है कि जो रायना की मदर है वो बताती है रायना को कि कैसे सर्जियस ने एक कैवलरी चार्ज किया है। कैवलरी चार्ज मतलब घोड़ों के ऊपर सवार होकर के एक चार्ज किया है, अटैक किया है, और अटैक में कहती है वो सक्सेसफुल हुआ है। ठीक, ये सब बातें चल रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रायना सर्जियस को किसी हीरो से कम नहीं मानती, इसे वो रियल लाइफ हीरो मानती है और कंसीडर करती है कि बहुत हैंडसम है और बहुत अच्छा है ना। थोड़ी ही देर में, ये सारी बातें होने के बाद थोड़ी ही देर में लूका आती है और रायना से कहती है कि
रायना एक काम करो, मतलब घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लो। क्यों? इसलिए कि पता चला है कि कोई कुछ सोल्जर्स वहां से भाग आए हैं बैटलफील्ड से और यहां पर घुस गए हैं, तो इसलिए ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो इसीलिए बंद कर लो। एक्चुअली रायना जो है लूकास की बात को सुनती है और सुनने के बाद कहती ठीक है मैं कर लूंगी। ये खिड़की पर खड़ी है और खिड़की पर खड़े होकर के सामने एक माउंटेन है, बाल्कन नाम का माउंटेन है, तो बाल्कन माउंटेन की रात की चांदनी सफेदी को देख रही होती है, आराम से देखती है। लूका चली जाती। वैसे मैं आपको बताऊं ना कि लूका जो है सर्वेंट तो है, मेड सर्वेंट तो है, लेकिन सपने बड़े सुंदर काफी है। मेड सर्वेंट है लेकिन सपने बहुत बड़े, सपने नवाबी हैं पूरे के पूरे। तो रायना जो है बाल्कन पर्वत की तरफ देखती रही, विंडो खुली रही और फिर आकर के अपने बिस्तर पर बैठती है और सो जाती। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई, कब उसकी आंख लग गई, है ना। यस। तो फिर क्या था, गन्स की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्लाइंब कर रहा हो, क्लाइंब करके ऊपर आ रहा हो। एक्चुअली में ब्लंशली नाम का ये जो सोल्जर था ये भागा था कहां से, बैटलफील्ड से, और भाग करके आया था यहां पर और छुप रहा था। तो उसे रायना के घर के पीछे एक पाइप लगा हुआ था, तो उसी पाइप से ये चढ़ करके आ जाता है और आ करके रायना के कमरे में ये घुस जाता है ना। यस। क्योंकि ये जो सोल्जर है, मैं बता दूं इस सोल्जर के बारे में, आई मीन ब्लंशली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लंशली नाम का सोल्जर है ना, ये बड़ा प्रोफेशनल सोल्जर है। प्रोफेशनल सोल्जर, प्रोफेशनल सोल्जर ऐसे होते हैं जो लड़ते हैं लेकिन उनका लड़ना पर्पज नहीं होता। क्या करें भाई, कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ मजबूरियों की वजह से बेचारे लड़ने लगते हैं। तो ऐसा ही था, ये लड़ रहा था सर्बिया के लिए। एक्चुअली में ये था एक स्विस सोल्जर, स्विस। लेकिन कई बार देखते हैं ना कि बहुत सारी, अब जैसे भारत है, भारत कह दे कि जाओ तुम्हें फ्रांस की तरफ से लड़ना है, तुम्हें रूस की तरफ से लड़ना है, वही कंडीशन कि ये स्विस का था लेकिन सर्बिया के लिए लड़ रहा था, है ना। और आया कहां है, छिप कहां गया है ये लोग, बल्गेरिया में। बल्गेरिया में आ जाएगा ये, है ना, बल्गेरिया में। तो आता है ये पाइप से चढ़ करके और रायना के रूम में धम्म से कूद जाता है ना। यस। जब रायना के कमरे में कूदता है तो उसी समय जो है होता क्या है कि रायना जग जाती है। रायना जगी, रायना ने देखा, उसे बताया कि देखो बताना मत। थोड़ी बहुत बातचीत हुई दोनों के बीच में। तो जब रायना ने चिल्लाने की कोशिश की तो ब्लंशली ने कहा कि देखो मेरे पास गन है, अगर तुमने कुछ चिल्लाया, कुछ बोला, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा वैसे, लेकिन अगर तुमने बोला तो मैं काम तमाम कर दूंगा। रायना भी शांत हो जाती है। रायना से बातचीत होती तो रायना बातों बातों में बताती कि सर्जियस कौन है, कई सारी बातें वो बताती। इतने में लूका जो है फिर से दरवाजे पर, और उसकी मदर भी आती है। कहते हैं कुछ लोग आए हैं, पुलिस के लोग, जो देखना चाहते हैं, कोई चढ़ा है, किसी ने देखा है कि पाइप से कोई चढ़ रहा था पीछे से। तो अब रायना के दिल में तब तक ब्लंशली ने जगह बना ली थी। जगह कैसे, बातें बता करके उसने कहा कि देखो मैं कैरिज की जगह पर चॉकलेट रखता हूं, मैं कारतूस की जगह पर चॉकलेट रखता हूं। इस बात से वो काफी इंप्रेस हो जाती है। इंप्रेस होने के बाद फिर क्या था, रायना ने बचाने का प्लान किया। ब्लंशली को पीछे छिपा देती है और कुछ लोग आते हैं, सोल्जर एंट्री करते हैं और वो लोग घर की तलाशी लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। क्योंकि ये मेजर का घर है तो भाई ज्यादा तो कोई शक नहीं करेगा। चले जाते हैं। रायना कमरा बंद करती है। एक्चुअली जब रायना रात में सो रही थी तो रात के कपड़े, नाइटी वगैरह पहनकर सो रही थी, जो भी रात के कपड़े होते हैं। तो ये इसको ये भी कहता कि देखो मैंने तुम्हें इस ऐसी पोजीशन में देख लिया है, लोगों से बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो भाई मर्यादा की भी बात होती है। खैर कोई नहीं। सोल्जर चले गए। ब्लंशली और रायना की दोनों की बातचीत चलती रही। बहुत सारी बातें हुई और बातों बातों में जो है, जो ब्लंशली था उसने अपना कोट टांग दिया था। काफी सारी बातें हुई और तमाम सारी बातें ब्लंशली ने सर्जियस के बारे में बताया कि वो सबसे महान पागल महामूर्ख इंसान है। उसने कैवलरी चार्ज किया था लेकिन कोई इतना एक्टिव नहीं था, नहीं तो वो उसका काम तमाम आज हो गया होता। बहुत सारी बातें बताई। अगले दिन
एक्चुअली में जो लूका है, जब सब लोग देखते हैं तो लूका को शक रहता है कि कोई ना कोई है कमरे में, लेकिन लूका कुछ क्या बोले, इस मेड है। अगले दिन जो है ब्लंशली को चुपचाप मेजर पेटकॉफ का कोट पहना करके घर से निकाल दिया, जाइए आप चले जाइए। तो ब्लंशली चला जाता है। ब्लंशली के कोट में जो है एक फोटो डाली थी रायना ने, जिसमें लिखा था चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और एक काफी पसंद आया था। वॉर एंड हो जाता है। वॉर एंड होने के बाद ये सब लोग, मेजर पेटकॉफ, सर्जियस, रायना, ये सब लोग घर में होते हैं। अगला जो सीन है, तो ये जो सीन है ये आपको गार्डन में नजर आएगा, ठीक है। यस, यानी कि सब कुछ सेफली उसे निकाल दिया। अगला जो सीन है, सो वॉर एंड होने के बाद रायना के जो फादर हैं वो घर आ गए हैं, सब लोग रीयूनाइटेड हो गए हैं गाइस, है ना। यस, सर्जियस और रायना अपने प्यार के बारे में बातचीत दोनों कर रहे हैं, दोनों प्यार के बारे में बातचीत करते हैं कि हम कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम तो एक दूसरे के बिना मतलब रह भी नहीं सकते, बहुत प्यार है हमें, तमाम सारी बातें। तो रायना जो है चली जाती थोड़ा सा। एक्चुअली में जो सर्जियस है तो फिर लूका को अपनी बाहों में भर करके पकड़ के किस करता है उसे। ये काफी सुंदर है, रायना से भी सुंदर है इवन लूका। सो लूका को लेकर के वो उसे किस एंड ऑल करता रहता है। रायना जैसे ही आती है फिर दोनों अलग हो जाते हैं। एक्चुअली जो सर्जियस है, सर्जियस का सीक्रेटली रोमांस चल रहा है लूका के साथ। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रायना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये बात समझ में आ जाता है कि लूका भी कहती कि तुम मुझे कैसे भी यूज कर रहे हो, और लूका के पीछे पड़ा रहता है निकोला कि मेरी शादी तो देखो, तो कुछ भी कर ले, मेरी शादी तुम्हीं से होगी, है ना, या तेरी शादी मुझसे ही होगी, ठीक। यस, खैर लूका कहती कि देखो तुम मेरा बेनिफिट उठाते हो क्योंकि मैं पुअर हूं और तुम रिच हो, है ना। खैर ऐसी ही तमाम सारी बातें चलती रहती हैं। इसके बाद थोड़े और इंसिडेंट, सब लोग नाश्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है ये कि जो कैप्टन है, कैप्टन ब्लंचली जो कोर्ट लेकर के गए हैं वो वापस करने आने वाले हैं, है ना। सो नेक्स्ट वाला जो सीन है फाइनल एक्ट गाइस। सो फाइनल एक्ट में से पहले ही जस्ट जो कैप्टन है, तो कैप्टन नॉक करते हैं, नॉक करने के बाद अंदर आते हैं। तो जैसे ही ये कैप्टन थे, तो कैप्टन ब्लंचली जैसे ही आते, मेजर पेटकॉफ उन्हें पहचान लेते कि अरे कैप्टन आप। बोले बस कुछ नहीं, आपका कोट वापस करने आया था। वो जो बात थी क्या चॉकलेट क्रीम सोल्जर वाली, रायना और ब्लंचली के बीच में थी, दोनों के बीच में सीक्रेट प्यार था। अगले सीन की बात है, लाइब्रेरी में होते हैं सब लोग और खाने पीने की का प्रबंध चल रहा है कि भाई सब लोग अब खाने पीने की बात चलेगी गाइस, है ना। यस फिर क्या था, हाँ, सो फाइनल वाले सीन में जो लाइब्रेरी में होने वाला है, तो गाइज यहां पर जो सीन है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर यह बात पता चलती है कि जो निकोला है, निकोला शादी करना चाहता है किसके साथ, लूका के साथ। लेकिन सामने बात क्या आती है कि जो सर्जियस है, सर्जियस प्यार करता है लूका को, है ना, बिल्कुल। तो ये सारी बातें भी सामने नहीं आ रही हैं। रायना की बात चलती है ब्लंचली के साथ, और रायना की बात जो ब्लंचली के साथ चलती है, तब फिर सर्जियस जो है अपना तुरंत रेडी हो जाता है कि मैं लूका से शादी करूंगा। और ये जो निकोला है बेचारे का, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसकी जिंदगी उसी तरह है जैसे पहले था, वो वैसे ही अभी है, मतलब महासिंगल टाइप, है ना। यस, बात यहां पर फंसती है कि जो ये है ब्लंचली है, कैप्टन ब्लंचली है, थोड़ा सा उम्र में है, ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। जो इनके पेरेंट्स है मेजर पेटकॉफ, और इनका कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ब्लंचली को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसने, सर्जियस ने कहा कि मैं लूका से शादी करूंगा, प्यार करता हूं इससे, है ना। तो जो फाइनल सीन है, तो फाइनल सीन में आपको 2 शादियां देखने को मिल जाती हैं। जब भी किसी वर्क में
जब भी आपको किसी भी वर्क में फाइनल में शादी मिले तो समझिए कि वो थोड़ा कॉमिक नेचर में है ना। यस, इसीलिए इस प्ले को कहा भी जाता है कि कॉमिक तो है लेकिन उतना कॉमिक नहीं, एंटी रोमांटिक कॉमेडी का पार्ट इसे माना जाता है कि इसमें रोमांस कहीं पर नहीं आपको नजर आता। कौन सा रोमांस? थोड़ा सा रोमांस इनके बीच में नजर आता है बस। तो यहां पर लास्ट सीन में शादियां होती नजर आती हैं आपको। इस कहानी में आपको ना ही देखिए कोई वॉर नजर आया होगा। आपने सिंपल सा देखा, कैथरीन और ये दोनों हस्बैंड है, इनकी बेटी है, सर्जियस के साथ इंगेज्ड है, सर्जियस से शादी करनी थी, लेकिन बस एक दिन ये आया, ब्लंशली आया, इसके कमरे में आ गया डायरेक्टली, बातचीत हुई, वो इम्प्रेस्ड हो गई, इसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर इसका नाम दे दिया ब्लंशली को, है ना। फिर क्या हुआ, ये चला गया इनके घर से। एक दिन जब वो कोट वापस करने आया मेजर पेटकॉफ का, तो फिर वैसे कैथरीन तो पहचानती थी इसे, लेकिन सबने बहाना किया कि ये नहीं पहचानते, लेकिन मेजर खुद पहचान गए कि अरे भैया आप तो ब्लंशली हैं। बातचीत हुई, घर में रहे, रुके। बाद में प्रोफेस होता है कि जो रायना है वो प्यार करती है ब्लंशली के साथ, सर्जियस है वो लूका को प्यार करता है, निकोला बेचारा वैसे ही रह गया अकेले और कुछ नहीं। फाइनली इन दोनों की शादी और इसकी शादी होती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है आपके प्ले की। तो प्ले में कोई इतनी बड़ी मतलब इस स्टोरी नहीं कि मतलब कोई बहुत बड़ी स्टोरी हो, है ना। यस, और हाँ एक चीज जरूर है, जब रायना कहती है कि मैं ब्लंशली से प्यार करती हूं तो सर्जियस नौटंकी करता है थोड़ा सा, ये नौटंकी जरूर देख सकते हैं। सर्जियस कहता है कि मैं लाशें बिछा दूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लाशें बिछा दूंगा, कुछ भी हो। जैसे ही रायना कहती है कि मैं ब्लंशली से प्यार करती हूं तो उसे कहता है आओ दो दो हाथ हो जाए, ड्यूल के लिए उसे ललकारता है। ठीक है, यस। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रायना ने अपनी एक फोटो जो है ब्लंशली के जो वो कोट था उसी में छोड़ दिया था उसने, है ना। और वो जो कोट है तो उस कोट को वो पहन करके गया था कौन? ब्लंशली। तो बेसिकली स्टोरी इसकी यही है। अगर लॉन्गर स्टोरी की बात करें, है ना, यस, अगर लॉन्गर स्टोरी की बात करें कि और आप लॉन्गर स्टोरी में जाएं, जाने की आपको खास कोई जरूरत नहीं है। इतनी ही स्टोरी है इसकी, 3 एक्ट का प्ले है। पहले एक्ट में आपको ब्लंशली जो है एंट्री मारेगा, दूसरे एक्ट में ब्लंशली जाता है, तीसरे एक्ट में वापस आता है, कहानी पूरी खत्म हो जाती है आपकी, है ना। यस, बाकी अब इसमें अगर आप कहें कि ये जो वॉर वगैरह है तो कैसे एंड हुआ, तो वॉर वगैरह पीस एक जो है शांति समझौता हो जाता है बल्गेरिया और सर्बिया के बीच में। तो जो शांति समझौता की वजह से जो है वॉर जो है आपका खत्म हो जाता है। वॉर में यही सारी चीजें हैं, है ना, बिल्कुल। तो ये जो है दोस्तों एक्चुअली में जो रायना है, तो रायना नाम देती है ब्लंशली को माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, है ना, माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। क्यों नाम देती है इसको माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर? चॉकलेट क्रीम सोल्जर इसलिए क्योंकि वही मैंने बताया ना कि कारतूस की जगह पर क्या रखता है, ये कारतूस रखता है, ओ सॉरी, कारतूस की जगह पर ये चॉकलेट रखता है ना। यस ठीक है, हाँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए जो जो बातें मुझे बता देनी चाहिए मैं आपको बता दूंगा। देखिए ब्लंशली 34 है लगभग अप्रॉक्सीमेटली। रायना का पहले पता चलता है कि 17 है, बाद में पता चलता है कि ये 23 है। जब शादी की बात चलती है तो कहता कि ये तो मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन जब उसे पता चलता है ना 23 है तो फिर रेडी हो जाते हैं। एक ये भी पार्ट है, ठीक। ठीक, तो सबकी शादी अपने अपने मन की शादी हो गई और हुआ ये आपका प्ले खत्म। बाकी मैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, है ना। यस, हाँ ठीक है, मैं अब आपसे अगली क्लास में मिलूंगा और अगली क्लास में हम आगे की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए मैं आपको ज़्यादा देर नहीं पढ़ा सकता, एक तो क्लासेस काफ़ी सारी रहती हैं,
1 आवर मतलब मैं आपकी एक क्लास लूंगा जैसे, तो 40-50 मिनट की रहेगी, 40-50 मिनट की, है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं बोलता, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। अभी मुझे एक यूट्यूब पर पब्लिक क्लास लेनी है यूजीसी नेट वालों के लिए, तो इसीलिए मैं आपको लीव देता हूँ, है ना। बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे आपको, ठीक। जफर ना सेंड कीजिए, वो आपका पेपर बहुत क्लियर नहीं है प्रिंट में, बाकी मैं ठीक है, मैं अरेंज कर लूंगा, ना परेशान होइए। बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे